The Dutch were the residents of Holland. The Dutch East India Company was formed in 1602 in Holland for trading with इंडिया। देखिए जो डच थे वो हॉलैंड के निवासी थे, हॉलैंड के रहने वाले थे और इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए व्यापार करने के लिए हॉलैंड में 1602 एडी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। In order to establish control over trade in India, conflicts arose between the Dutch and the Portuguese in which the Portuguese were defeated. इंडिया में ट्रेड पर अधिकार को लेकर डच और पुर्तगालियों के बीच में बहुत ज़्यादा सोल्जर्स के बीच में स्ट्रगल्स हुए, संघर्ष हुए, जिसमें जो पुर्तगीज़ थे, जो पुर्तगाली थे, उनकी शक्ति कमज़ोर हुई और उनकी हार हुई। उसमें डच जीत गए थे। Soon after, Dutch established trading houses in the Coromandel Coast, Gujarat, Bengal, बिहार एंड ओडिशा। और इसके बाद बहुत ही कम समय में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इंडिया के गुजरात कोरोमंडल कोस्ट पर, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में अपने ट्रेडिंग हाउस एस्टेब्लिश कर दिए। देयर फर्स्ट फैक्ट्री केम अप एट मछलीपट्टनम। उनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो मछलीपट्टनम में स्थापित हुई। मछलीपट्टनम में उन्होंने अपने पहले व्यापारिक केंद्र को खोला। The Dutch traded chiefly in spices, indigo, raw silk, lead, rice and opium. The main Dutch factory was at Pulicat where they minted gold coins, pagoda. Dutch introduced gold coins as currency in India known as pagoda. बात करें अगर व्यापार की तो किन चीज़ों के साथ वो इंडिया में व्यापार करते थे? वो चीज़ें थी मसाले, नील, कच्चा रेशम, शीशा, चावल और अफीम का व्यापार। इसके अलावा जो डच थे उन्होंने इंडिया में जो गोल्ड कॉइन्स थी उसको इंट्रोड्यूस किया। इसके साथ ही वो इंडिया में गोल्ड कॉइन को बनाने का काम भी करते थे, ढालने का काम करते थे। देखिए गोल्ड कॉइन को पगोड़ा कहा जाता था, जिनको डच ने बनाया था इंडिया में। देखिए ये आपका 1 मार्क का आंसर हो सकता है कि डचों ने इंडिया में एक कॉइन चलाई थी। वो कौन सी कॉइन थी? गोल्ड कॉइन थी और जिसका नाम क्या था? पगोड़ा। The entry of British East India Company proved to be a fatal blow to the Dutch company in India। और इसके बाद जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी इंडिया में आती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी का आगमन इंडिया में आता है, समझो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अरमानों पर पानी फिर जाता है। उनके आगमन से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से डच ईस्ट इंडिया कंपनी को गहरा धक्का लगता है। भैया जैसे तैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को भारत से खदेड़ के भगाया, लेकिन उनका दूसरा कॉम्पिटिटर, उनका दूसरा दुश्मन इंडिया में तैयार हो रहा था, वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई होती है और वो बैटल कहाँ पर होती है? बेदरा में, जो कि कौन से ईयर में होती है? 1759 में, और जिसमें डचों की हार होती है, डच हार जाते हैं। अब भैया डच थे वो अंग्रेज़ों से, ब्रिटिश से युद्ध में तो हारते ही हैं, साथ ही साथ व्यापार में भी हार जाते हैं। जैसे युद्ध में हारते हैं तो उनकी फैक्ट्रियां किसके हैंड ओवर हो जाती हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो धीरे धीरे उनका जो व्यापार था इंडिया में वो ख़त्म हो जाता है और इस तरह से जो डच थे वो इंडिया से चले जाते हैं, या कह सकते हैं कि डचों की जो पावर थी वो इंडिया में कमज़ोर हो जाती। अदर यूरोपियन नेशंस, द ब्रिटिशर्स वर आल्सो कीन टू हैव ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया। बाकी दूसरे यूरोपियन नेशंस के व्यापारियों के साथ साथ जो ब्रिटिशर्स थे वो भी भारत के साथ, इंडिया के साथ रिलेशंस बढ़ाना चाहते थे। किस लिए? व्यापार करने के लिए। द लीडिंग कैपिटलिस्ट्स इन ब्रिटेन फॉर्म द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 31 ऑफ दिसंबर 1600। ब्रिटेन के कैपिटलिस्ट के द्वारा 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई।
Queen Elizabeth I of England issued a charter providing 15 years monopoly in trading. और इसके बाद ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने उस कंपनी को अगले 15 सालों के लिए एक चार्टर दिया जिसमें उस कंपनी को पूरी तरह से मोनोपोली दी गई इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए। पूरी तरह से अब कंपनी का अधिकार था कि वो इंडिया में व्यापार कर सके। The first British ship captained by Hawkins reached India in 1608 during the rule of Mughal Emperor Jahangir. 1608 में कैप्टन हॉकिंस के लीडरशिप में, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में जो पहला ब्रिटिश शिप था वो इंडिया में आया। उस टाइम पर इंडिया में मुगल एम्परर जहांगीर का रूल था। Let's understand the next topic of this video, the French in India. The Indo-Oriental Company was formed in 1664 in France for trading with India. फ्रांस में 1664 को इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए इंडो ओरिएंटल कंपनी फॉर्म की गई। A French delegation under Francis Caron set out for India in 1667 and they established their first French trading centers at Surat in 1668. फ्रांसिस कैरन के लीडरशिप में 1667 में फ्रांसीसियों का एक डेलीगेशन इंडिया में आया और उन्होंने 1668 में सूरत में पहला फ्रांसीसी ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश किया। Thereafter, the French set up trading centers at Machilipatnam in 1669, at Pondicherry in 1673, and at Chandranagar in Bengal between 1690 to 1690। और इसके बाद 1669 में मछलीपट्टनम में, 1673 में पुडुचेरी में और 1692 में बंगाल के चंद्रनगर में फ्रांसीसी कंपनी ने अपनी ट्रेड सेंटर्स एस्टेब्लिश्ड किए। द फ्रेंच कंपनी बिल्ट फोर्ट लुइस एट पुडुचेरी फॉर वार डिफेंस। और जो फ्रेंच कंपनी थी उसने पुडुचेरी में एक्सटर्नल अटैक को रोकने के लिए एक किले का निर्माण किया, एक फोर्ट बनाया जिसका नाम क्या था? फोर्ट लुइस। दे फोकस्ड ओनली इन मेकिंग प्रॉफिट फॉर ट्रेडिंग इन इंडिया। देखिए, फ्रेंच कंपनी की बात करें तो 1740 तक कंपनी का एकमात्र पर्पस था इंडिया के साथ ट्रेड करने का, वो था ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स took decisive steps. Dupleix's efforts to strengthen French hold in India started rivalry with British East India Company and the French had to suffer defeat in the war and ultimately they started picking up from India। देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो सबसे ज़्यादा योगदान रहा डुप्लेक्सिस गवर्नर का, जिसने अपने व्यापार से आगे बढ़कर इंडिया में पॉलिटिक्स करने की सोची। इसीलिए उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक ताकतवर कंपनी थी उस टाइम की इंडिया में, उसके साथ लड़ाई करने की सोची, उसके साथ कंपटीशन करने का सोचा। और जब फ्रेंच कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में स्ट्रगल्स हुए, फाइट हुई, तो उसमें फ्रांसीसी हारे, फ्रेंच हार गए और उन्हें भारत के साथ अपने ट्रेड को